How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the another activity of cash flow statement. And welcome to Pinky Goyal Commerce classes. I think you are enjoying this video, and for my appreciation, please share the videos if you like the videos, because शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और उनको बेनिफिट पहुंचा सके। क्योंकि जो हालात हैं बेटे, उसके अनुसार अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो ही आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में कैपेबल होंगे पेपर देने के लिए। तो नाउ वी मूव टू द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर टू एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होल्ड करना, यानी कि उसके ऑनर होना। तो कोई भी एसेट्स आपकी कब होती है? जब आप उसको परचेज करते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं। एंड डिस्पोजल, यानी कि जब उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या जब हम उसको सेल कर देते हैं या वो ख़राब हो जाती है। ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर बेटे जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच वी कंसीडर एज कैश इक्विवेलेंट, तो आपने उसको नहीं लेना। लेकिन जो असेट्स इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की है, जिसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में ऐड करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की भी सेल और परचेज को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि जो फर्दर प्रोडक्शन में, जैसे कि मशीन परचेज की है, या यू सेल दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच यू परचेज फॉर नॉट सेल। यानी कि जब कोई आप मशीन परचेज करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में एक ये रूल होता है कि जिसमें आप लोगों ने असेट्स को एक्वायर्ड करने हैं फॉर नॉट सेलिंग पर्पस। क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो पार्टिकुलर्स एंड रुपीज़, ये उसी के साथ ही कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन मैं अभी इसको स्मॉल उसमें करवा रहे हैं पार्ट्स में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो पहला आप बेटा याद रखना कि एक चीज़ और समझाई थी मैंने आपको कि जब पैसा आएगा तो वो आपका प्लस होएगा, और जब पेमेंट होती है या पैसा बाहर जाए फॉर्म से तो वो माइनस होता है। तो पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स प्लस पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, ब्रैकेट लगाए हुए हैं, माइनस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल नहीं है, तो ये प्लस हो जाएगी। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस। लेकिन इन्हीं इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है या डिविडेंड रिसीव्ड होता है, कुछ भी रिसीव्ड हो, तो वो आपका प्लस होना है। और सेकंड मैंने कहा था कि अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इनको माइनस करना है। तो इसका प्लस माइनस करने के बाद इसमें आपका नेट कैश फ्लो यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। स्टूडेंट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करने के साथ आपको मैंने बताया कि सेल और परचेज, बेटा इसके लिए आपको दो अकाउंट आने बहुत ज़रूरी हैं इस अकाउंट को, इस वाली एक्टिविटी को करने के लिए। तो फर्स्ट इज़ योर एसेट अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस निकालना आ सकता है कि कितनी परचेज़ की, कितनी आपने सेल की। तो यहाँ पर आपका देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ क्योंकि असेट्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो इसमें आपने रियल अकाउंट को ही फॉलो करना है। रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस एसेट्स डेबिट नेचर है। सेकेंड यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस। इस साइड आपने सेल लेते हैं, अगर आपको सेल गिवन है तो आपकी बैलेंसिंग फिगर परचेज आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। अगर आपको परचेज गिवन है तो आपको ये वाली बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो लिखनी है। बट अगर आपको सेल गिवन है तो उसका ओरिजिनल वैल्यू या सेल वैल्यू दोनों दी होंगी, तो उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ध्यान रखना, अगर लॉस होगा तो आपका क्रेडिट साइड आएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो आपका डेबिट साइड आता है। क्लियर? इसी के साथ आपने यहाँ पर
डेप्रिसिएशन। अब आप पूछेंगे कि मैम प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट लेते हैं और जबकि आप यहाँ पे डेबिट ले रहे हो। बेटे यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स के अकॉर्डिंग पे, असेट में जब आपकी जो मॉडर्न अप्रोच है डेबिट में जब असेट इंक्रीज होती है, क्रेडिट में जब असेट डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी आएगी, लॉस भी आता है और सेल भी आती है। इस साइड आपका ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ वी मूव टू द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में आपका होता क्या है कि बेटे इसको ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले कि प्रोविज़न होती क्या है। प्रोविज़न इज़ नथिंग, इट इज़ ए नॉन कैश। नॉन कैश कैसे? क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन आपने प्रॉफिट का अलग से सेट कर दिया होता है। जैसे मान लो एक पर्सन है, मैं एक स्टोरी की फॉर्म में आपको प्रोविज़न समझाना चाह रही हूँ। एक पर्सन है, छोटा है, अभी उसको छोटा बेटा है उसका 3 साल का, और उसके लिए वो साइकिल गिफ्ट करता है। जब वो साइकिल लेके आता है तो देखता है कि जो बेबी है वो बहुत अच्छी तरह से चला रहा है और वो खुश हो रहा है। तो लेकिन उसके दिमाग में फिर वही ह्यूमन बीइंग है, कुछ विचार डेबिट होते हैं, कुछ क्रेडिट होते हैं। इसी तरह से उसके दिमाग में आया कि अगर ये 10-15 साल का हो जाता है तो मुझे इसके लिए बड़ी साइकिल लेके आनी होगी, और बड़ी साइकिल मीन्स कि आपके 20,000 या 15,000 रुपीज़ चाहिए, और वो दैट पर्सन बिलोंग्स टू लो फैमिली इनकम, यानी लो इनकम से बिलोंग करता है। तो वो क्या करता है कि क्यों ना मैं अभी से अपनी स्मॉल सेविंग को जोड़ लूँ। तो वो साइकिल के लिए जैसे उसकी जो इनकम होती है, अगर उस इनकम में से या प्रॉफिट होता है जो उसको बच जाता है, उसी इनकम में से कुछ पोर्शन वो साइकिल के लिए अलग से लगा लेता है गुल्लक को, और उसमें साइकिल के नाम के पैसे जमा करता है। तो दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर साइकिल। और इन दिस वे डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट। डिक्रीजिंग वैल्यू है और आपको पार्टिकुलर एसेट लेनी होती है, तो इसके लिए आप इसको एसेट करते हैं। तो इसका जो नेचर होता है वो क्रेडिट में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड में। यहाँ पर करंट ईयर की चार्ज होती है, और यहाँ पर टू एसेट, यानी कि आपने जो एसेट को सेल किया है उसकी डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट अकाउंट में, ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट अकाउंट में यहाँ से। तो ये आपका एसेट मशीन अकाउंट में या एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर आप करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आपको पता है बच्चे कि आपने एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करनी होती है, उसका कोई और रोल नहीं है, बस इस वाले से आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन पता लगती है, और आपको नेट amount of sale and purchase of assets. I hope you understand. Now we have to do the practical question of investing activity. Yes. Question number 19 हम लोग करेंगे from the following particulars calculate cash flow from investing activities. तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है। देखो बेटे मैंने आपको बताया था कि परचेज करने से इनफ्लो आउटफ्लो होता है और सेल करने से पैसा आता है। तो इसको मैं एक नॉर्मल तरीके से करूँगी बगैर परफॉर्मिंग के, आप देखते रहिए। मशीन, इसमें आपकी परचेज और सेल दोनों दी हुई है। इन्वेस्टमेंट 4,10,000 1,50,000, पेटेंट्स आपके सोल्ड ही हैं, और साथ में आपको 3 एडजस्टमेंट दी हुई हैं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इज इन दिस इक्विटी शेयर एंड दी शेयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने डिविडेंड को इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो ये एक्टिविटी जो थर्ड वाली है इसको नहीं लेना, क्योंकि ये आपकी फाइनेंसिंग में जाएगी। एंड वी हैव टू ट्रीट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम डूइंग द कैलकुलेशंस। जी बच्चे ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग पहले परचेज ली है तो हमने इसको माइनस में ले लेंगे, ब्रैकेट लगा दिए मैंने, माइनस को डिनोट करते हैं। मशीनरी एक आपने 3,40,000 की परचेज की है। बेटे यहाँ पर जो हमने मशीनरी को परचेज किया है, परचेज भी किया है और सेल भी किया है, तो जो परचेज किया है उसको माइनस ब्रैकेट के थ्रू, सेल प्लस इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही हमने परचेज किया है 4,10,000 की और सेल किए 1,50,000। पेटेंट्स आपने सिर्फ सेल किए हैं, तो पहले हम इनको ही देख लेते हैं। जो ब्रैकेट वाले थे तीनों मैंने टोटल किए 12,50,000 और 4.5 लाख और 1.5 लाख, 6 लाख प्लस 60,000, 6,60,000। तो यानी कि हमारे यहाँ पे 5,90,000 माइनस के आ गए, यूज आ गए, और फिर उसमें हमने डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये हमारे प्लस के हो गए। तो 5,90,000 में से 18,000 माइनस किए तो 5,72,000, बट दिस फिगर इज इन माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा
कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि जो माइनस आएगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है, यूज्ड इन, और अगर पॉजिटिव आता है तो आप लोगों ने इसको प्लस में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आप लोगों की जो डेप्रिसिएशन है बेटे वो आप लोगों की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में वो कैसे निकालनी है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आप लोग इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। देखिए मशीन, प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दी हुई है, दोनों की, एक है 12 लाख और 18 में 15,40,000। अब यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 2,40,000 on which 90,000 had accumulated as depreciation for sold। यहाँ पर अब आपके दोनों ही अकाउंट यूज़ होंगे जिसमें आप लोग मशीन अकाउंट एज वेल एज डेप्रिसिएशन, चाहे तो आप एक में भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए मैं दोनों अकाउंट के थ्रू ये क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड गिवन है, जो 2017 वाली है ये ओपनिंग हो जाएगी और जो 2018 वाली है ये क्लोजिंग हो जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर और एक पार्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी में आप लोगों को ये दिया हुआ है, चाहे तो आप दो बना सकते हैं और चाहे एक, तो हम लोग दोनों देखेंगे कैसे बनाइए और कैसे नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे बच्चे। इसका हम लोगों ने बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए जो यहाँ पर 2017 की वैल्यू होगी तो वो आपकी ओपनिंग बैलेंस होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख गिवन है आपको यहाँ पे, ये देखिए 12 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पर 15,40,000 आपको गिवन है। अब मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ होगी वो डेबिट साइड और जो डिक्रीज़ होगी वो यहाँ पर, तो डेप्रिसिएशन जो होती है वो वैल्यू को डिक्रीज़ करती है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000। अब इसको पूरा करने के लिए अब आप क्या करेंगे, देखिए कि एक मशीन की वैल्यू थी 2,40,000, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 और डेप्रिसिएशन, और उसको बेचा है हमने 1,70,000 में, तो टोटल हमारी कितना हुआ 2,60,000। ठीक है यानी कि अगर हम इसमें से अगर ऐसे करें कि 2,60,000 आई और हमारी वैल्यू थी 2,40,000, तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें से 90,000 को माइनस कर देते हैं पहले, 1 2 3 14 5 1,50,000, 1,50,000 की वैल्यू यहाँ पर 1,50,000 आ गया, जबकि आपने बेची है उसको 1,70,000 में, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। तो जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद सेल यहाँ पे लिखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परचेज, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, बैंक इसलिए क्योंकि आपका पैसा बाहर जा रहा है, बैलेंसिंग फिगर, और चाहे तो आप साथ में परचेज भी लिख सकते हैं। तो अब इसका बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालनी है, देखिए 15,40,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,70,000, तो टोटल आ गया आपका यहाँ पर 19,30,000। 19,30,000 पर इसमें से माइनस करेंगे पहले 12,20,000, दोनों ही टोटल कर दिए 12,20,000, तो यहाँ पर आपकी जो परचेज आई है 7,10,000 की। ये देखिए ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो सिंपल है बेटे, जो परचेज होगी आपकी, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, परचेज है आपकी 7,10,000 और सेल है आपकी 1,70,000। इन दिस एक्टिविटी वी डज नॉट कंसिडर एनी सेल, एनी प्रॉफिट और लॉस, वी हैव टू कंसिडर ओनली द सेल एंड परचेज अमाउंट। अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो ऐड होगा। अगर एज एन इन्वेस्टमेंट आपको कोई लॉस हुआ है या आपकी सेल करते समय, जैसे यहाँ पे हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, पिछली वाली में लॉस हुआ, तो दैट डील इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये देखिए 7,10,000 आपका माइनस है क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं, उसमें से 1,70,000 आपने माइनस करने हैं, तो आपकी 5,40,000 आ गई। तो 5,40,000 आपकी क्या हो जाएंगी, कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपकी यहाँ से थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के साइन और डिनोट कर देने हैं। नाउ वी मूव टू द अनदर एक्टिविटी, दैट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या है, इसको कंसिडर आज मैं आपको पहले करवा देती हूँ, न्यूमेरिकल आपको बाद में दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे हम लोग कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए बच्चे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी deal with activities deal with finance, arrange or paid of लॉन्ग टर्म। मेनली यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की डील करते हैं। तो उसमें क्या क्या हो जाते हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर। आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, बोरोड और आप लोगों ने लगाना है ऑन सोर्सेज। तो ऑन सोर्सेज में आपको पता है कि इशू ऑफ शेयर्स ही होते हैं। तो इशू ऑफ शेयर के थ्रू आपका पैसा आता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर के थ्रू पैसा आएगा। तो इशू ऑफ शेयर, जहाँ से पैसा अंदर आया वो प्लस इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों ही प्लस। इसी तरह से इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर से भी पैसा आया, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को अगर आप लोग पेड ऑफ करते हैं, पेड ऑफ यानी कि इनको शेयर नहीं होते लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया तो माइनस प्रेफरेंस शेयर्स। अगर रिडीम पे किया तो वो जो प्रीमियम को रिडीम एट प्रीमियम, दैट इज आल्सो माइनस। इशू ऑफ डिबेंचर ये प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर इनको पेड ऑफ कर देंगे यानी रिटर्न ऑफ करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास पैसा आ रहा है तो प्लस होगा और अगर जा रहा है तो माइनस। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है दैट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी कि वैसे तो हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लेते हैं जिसकी डीलिंग आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही होगी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो अ मीडियम, इज अ सोर्स थ्रू विच यू कैन ऑब्टेन द लोन। और इसी तरह से बेटे अगर आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है, देखो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बात की थी कि अगर वो डिक्रीज होती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाती है, लेकिन इन एनी केस अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप लोगों ने उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, ठीक है। और आपके पास तीनों एक्टिविटीज़ हो गई जिसमें आप लोगों को अब ये लगाना है कि कैश आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहाँ से आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, बी आपकी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या करना है कि अगर आपके पास प्लस अमाउंट है कैश का, इसमें प्लस है इसमें प्लस है, इन तीनों को प्लस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी और फिर प्लस करेंगे कैश ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को कैश को इसमें प्लस कर दिया, दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश और कैश इक्विवेलेंट बैलेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। यानी कि तीनों एक्टिविटी से पहले पैसा निकालना है। सपोज करो अगर ये आपका प्लस में है ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गई एक्टिविटी, और इन तीनों एक्टिविटीज़ का नेट अमाउंट और उसके बाद ओपनिंग कैश बैलेंस आपने प्लस करना है, दैट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। यही आपका आंसर होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड you full-fledged question of cash flow statement. I hope you understand. If you like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.